सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट लेक्चर। जो पहला क्वेश्चन है आपके सामने वो ये है, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ टू एलिमेंट्स x एंड y आर 287 एंड 2883, राइट एटॉमिक नंबर्स ऑफ x एंड y। कोई एलिमेंट है जिसका नाम है x और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो है 2, 8 और 7। कोई एलिमेंट है x जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2, 8, 7 और एक एलिमेंट है y और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 2, 8, 8, 3। दोनों का एटॉमिक नंबर पूछा है। तो सिंपली ये तो K शेल है, ये L शेल, ये M शेल और ये N शेल। सारे इलेक्ट्रॉन का सम X का हो गया आपका 17 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है X का दैट इज 17 और ये Y का 2, 8, 10, 8, 18, 3, 21। इसका जो एटॉमिक नंबर होगा दैट इज 21। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। वाई इलेक्ट्रिकल वायर्स आर मेड ऑफ कॉपर। जितने भी इलेक्ट्रिकल वायर हैं वो सब कॉपर से क्यों बनते हैं? क्योंकि कॉपर इज द सेकेंड बेस्ट कंडक्टर। सबसे अच्छा कंडक्टर जो होता है दैट इज सिल्वर और सिल्वर के बाद आता है कॉपर और कॉपर का जो प्राइस है ये बहुत ही कम है। सो दैट इज वाई कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इसका क्या मतलब है? देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इसका मतलब है लाइट की स्पीड एयर में 3 × 10⁸ मीटर है। डायमंड में लाइट की जो स्पीड है वो 2.42 टाइम्स होगा किसका? यहाँ ये जो लाइट का जो स्पीड दिया है एयर में उसी का। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42। इसका मतलब लाइट की जो स्पीड है 2.42 टाइम्स किसका होगा? ये जो आप लाइट की जो स्पीड देख रहे हो उसी का। अभी देखो इसको हम कैलकुलेट करके आए, इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। ठीक है, अब ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा तो हमें मिलेगा स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज इक्वल टू 3 × 10⁸ और डिवाइडेड बाय 2.42। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2.42, इसका मीनिंग ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट। ये वैल्यू को आप ध्यान से देखो, लाइट का जो स्पीड एयर में जितना है उसी का 1/2.42 टाइम्स। ठीक है, ध्यान से फिर एक बार, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। इसका मतलब ये है कि डायमंड में जो लाइट का जो स्पीड होगा कितना होगा? जितना स्पीड लाइट का एयर में है उसी का
1/2.42 टाइम्स। तो पहले मैंने गलती से 2.42 बोल दिया था, सो दैट इज़ 1/2.42 टाइम्स। यही इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब क्या है? द स्टडी ऑफ जीन्स, हेरिडिटी एंड कैरेक्टर्स। द स्टडी ऑफ जीन्स, characters, heredity, this is called genetics। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द रोल ऑफ एसिड इन आवर स्टमक। देखो हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। जब हम कुछ खाना खाते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, पेप्सिन एंजाइम को सिक्रेट करने में मदद करता है। और ये जो पेप्सिन एंजाइम है, ये प्रोटीन डाइजेशन में हमारी बहुत हेल्प करता है। और उसके साथ साथ अगर हमारे फूड में कोई माइक्रोब हो तो उसी माइक्रोब को किल करने में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी बहुत ही हेल्प करता है। ठीक है, क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेम द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए आपको कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए? तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, और ये सब क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होना चाहिए। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है लिस्ट 2 फंक्शंस ऑफ ओवरी ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब ओवरी का फंक्शन पूछा है। सो ओवरी का 2 फंक्शन होता है। जो फीमेल गैमेट जिसका नाम होता है ओवा को सेक्रेट करेगा, और उसके साथ साथ फीमेल हार्मोन ईस्ट्रोजेन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये 2 फीमेल हार्मोन को सेक्रेट करेगा। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर एंड व्हाई। देखो व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर एंड व्हाई। प्लेन मिरर में जो मैग्निफिकेशन बनता है वो कैसा होता है और क्यों होता है। देखो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। दिस रेशियो इज नोन एज मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से ज़्यादा होती है तो हमारा इमेज जो होगा वो लार्ज होगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 होती है तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों का साइज इक्वल रहेगा। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 से कम हो जाती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर 1 से कम हो जाती है तो हमारा जो इमेज बनेगा बहुत ही छोटा बनेगा। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं प्लेन मिरर के केस। प्लेन मिरर के केस पे हाइट ऑफ द इमेज ऑलवेज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। व्हाई इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एटमॉस्फेयर डिफरेंट एट डिफरेंट एल्टीट्यूड। एटमॉस्फेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये पूछ रहा है, ये डिफरेंट क्यों होता है। देखो बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। मान लो ये आपका एटमॉस्फेयर है जो ब्लैक में मैंने दिखाया है, और यहाँ मैं अर्थ को ब्लू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अरे कलर चेंज नहीं हुआ। ये मैंने
अर्थ को ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, ये अर्थ को मैंने ब्लू से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये जो ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट किया है दैट इज आवर एटमॉस्फेयर। सो एटमॉस्फेयर का ये जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है, ये ऊपरी वाला हिस्सा बहुत ही कोल्ड होता है, ठंडा होता है, ठीक है। और जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा, ये थोड़ा सा गर्म होता है, ये थोड़ा सा गर्म होता है। ये जो ऊपरी वाला हिस्सा कोल्ड है और नीचे वाला हिस्सा जो गर्म है, ये फिक्स नहीं है, ये कभी ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। कभी नीचे का हिस्सा कोल्ड होगा, नीचे का हिस्सा कोल्ड होगा, ऊपर का हिस्सा हॉट होगा, ये कुछ फिक्स नहीं है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। सो जो कोल्ड एरिया होता है, ये कोल्ड एरिया होता है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, और जो हॉट एरिया होता है इसकी डेंसिटी कम होती है। तो ये रेयर मीडियम हो गया और ये आपका डेंसर मीडियम हो गया। लेकिन ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। अगर ऊपर का हिस्सा हीट हो गया तो ऊपर का हिस्सा रेयर हो जाएगा, अगर नीचे का हिस्सा कोल्ड हो गया तो ये डेंसर हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द रीजन, ये फिक्स नहीं होता। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑन व्हिच फैक्टर डज द कलर ऑफ द स्कैटर्ड व्हाइट लाइट डिपेंड? ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन में आपको पूछा है ऑन व्हिच फैक्टर on which factor the color of scattered white light depend? जो white light scatter करता है, scattering of white light, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो इसका जो सही आंसर होगा, scattering of white light depends upon size of the particle। पार्टिकल का साइज पार्टिकल के साइज के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी किसी को यहाँ तक मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 9। ए प्रिज्म ए बी सी विथ बी सी एज बेस। यहाँ पे कोई प्रिज्म है और जिसका बेस है बी सी, ठीक है। इज प्लेस्ड इन डिफरेंट ओरिएंटेशंस। ए नैरो बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द प्रिज्म as shown in the figure. In which of the following cases, after dispersion, the third color from the top corresponds to the color of the sky? So, ये प्रिज्म, मान लीजिए कोई प्रिज्म है, ऐसा है, नहीं बहुत ही बड़ा हो गया, कोई प्रिज्म इतना है और एक प्रिज्म यहाँ पे है। ये वाइट लाइट आई, इंसिडेंट हुआ, और उसके बाद रेड लाइट और वायलेट लाइट नीचे, ठीक है। चलिए फिर उसके बाद ये प्रिज्म 1 और ये प्रिज्म 2, दूसरे प्रिज्म में भी बेंडिंग होगा। रेड लाइट ऐसे जाएगी और वायलेट लाइट ऐसे, दोनों कंबाइन होंगे और फिर आपका जो वाइट लाइट है वो इससे निकलेगी। बस ये पूछ रहा है कि जो सेकेंड प्रिज्म है उसका अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए, वो कैसे लाइट निकलेगी। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए प्रिज्म का पोजीशन देखिए कैसा है, और ये दिस इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है द प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज में रजिस्टर हम कैसे लगाते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव, उसके बाद पॉजिटिव
नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो लंबा वाला डंडा आप देख रहे हो दैट इज़ पॉजिटिव और छोटा वाला नेगेटिव। तो ये होता है सीरीज। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका 1। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट वोल्टेज। इनमें से वो कौन है जो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए फिर W इज इक्वल टू वी क्यू। सो यहाँ से वोल्टेज का जो फॉर्मूला आएगा W अपॉन Q। सो W होता है वर्क एंड Q, जो Q का फॉर्मूला होता है दैट इज IT, करंट इनटू टाइम। सो दिस इज आवर आंसर, वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम। सो कहाँ पे है देखिए। सो दिस इज वर्क अपॉन करंट इनटू टाइम। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे आपको पूछा है व्हाट इज द मैक्सिमम रेजिस्टेंस which can be made using 5 resistors of 1/5 ohm। आपके पास 1/5 ओम के 5 रजिस्टर्स आपने लगाया है सीरीज में लगाया है। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा ये हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो सबको अगर हम ऐड करेंगे तो ये एलसीएम लेने के बाद हमारा आंसर जो बन के आएगा दैट इज 5/5 डिवाइड 1 ओम। तो दिस इज आवर रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पे आपको पूछ रहा है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के हिसाब से यहाँ पर वो कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत होगा। सो पहला स्टेटमेंट आपसे दिया है द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास नीडल पॉइंट्स। सो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है ये कह रहा है डायरेक्शन हमें कंपास नीडल के नॉर्थ पोल से ही पता चलता है एंड दैट इज ट्रू, क्योंकि कंपास का जो नीडल है वो दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, नॉर्थ हो या फिर साउथ हो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर क्लोज्ड कर्व्स, ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि मान लीजिए ये कोई मैग्नेट है, दिस इज ये नॉर्थ है एंड ये साउथ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं। सो ये तो मैग्नेट के बाहर लेकिन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ। तो ये सब क्लोज्ड कर्व भी हुए ना है कि नहीं। सो ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंस दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ। ये बात थोड़ा गलत है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होंगे, ऐसे अगर पैरेलल ही जाएंगे और इक्विडिस्टेंस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस अगर सेम रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, वो जीरो ही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। तो फिर लास्ट ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइन्स। इसका मतलब ये है कि जितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के नज़दीक आएंगे वहाँ पर मैग्नेटिक का फील्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। और ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैग्नेट का जो फील्ड स्ट्रेंथ है ये पोल पे बहुत ज़्यादा है लेकिन मिडिल पार्ट पे ये बिल्कुल वीक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत स्टेटमेंट दिया था दैट इज आवर ऑप्शन नंबर
सी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। With regard to various food chains operating in an ecosystem, man is a what? सो एक फूड चेन में मैन क्या होता है? सो जाहिर सी बात है, मैन तो कंज्यूमर होगा, प्रोड्यूसर तो जहाँ पे है वो कट जाएगा, क्योंकि मैन तो खाना बना नहीं सकता, इसलिए कंज्यूमर होगा इसका बिल्कुल ही सही जवाब। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं बिना कोई हिचकिचाहट के। इफ ए ग्रास होपर इज ईटन बाय ए फ्रॉग देन द एनर्जी ट्रांसफर विल बी फ्रॉम डैश। अगर कोई ग्रास होपर फ्रॉग को खाता है, इफ ए ग्रास होपर इज ईटन बाय ए फ्रॉग द एनर्जी विल ट्रांसफर फ्रॉम डैश टू डैश। सो कोई ग्रास होपर है, मान लीजिए आपके पास ये कोई प्लांट है और प्लांट को खाता है ग्रास होपर, और ग्रास होपर को आपका फ्रॉग ने खा लिया, तो प्लांट से एनर्जी ग्रास होपर में गई और ग्रास होपर से फ्रॉग को जाएगी। ठीक है, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि ये है आपका प्लांट, उसके बाद ग्रास होपर, उसके बाद फ्रॉग। प्रोड्यूसर टू डीकम्पोजर। सो एनर्जी प्रोड्यूसर से डीकम्पोजर में ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पर तो डीकम्पोजर नहीं है, तो ऑप्शन 1 अपने आप हट जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर। सो प्रोड्यूसर टू प्राइमरी कंज्यूमर, यहाँ पर ग्रास होपर और फ्रॉग के खाने की बात हो रही है, तो यहाँ पर प्लांट तो कहाँ से आया, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी प्राइमरी कंज्यूमर टू सेकेंडरी कंज्यूमर। सो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि प्लांट प्रोड्यूसर है, आपका ग्रास होपर प्राइमरी कंज्यूमर है और फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो यहाँ से यहाँ फूड ट्रांसफ़र हुआ। दिस इज आवर करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट सवाल हम करते हैं, और ये जो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 नहीं 17 नहीं है, 14, 15, 16, इसका तो मैंने अलग ही वीडियो बना के पोस्ट कर लिया है। अगर आप सर्च करोगे असर्शन एंड रीजनिंग तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ हम वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये होमोलोगस सीरीज वाला एक क्वेश्चन आपसे दिया है, तो ये पैराग्राफ आप पढ़ लीजिएगा। तो मैं डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ता हूँ। पहला सवाल आपसे पूछा है, द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सिमिलर टू ब्यूटेन। यहाँ पे आपको ब्यूटेन दिया है, और ब्यूटेन का केमिकल प्रॉपर्टी इनमें से वो कौन है जिसके साथ मैच करेगी। देखिए, हम जानते हैं और शायद याद भी होगा आपको कि एक होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स होते हैं सबके केमिकल प्रॉपर्टी सेम होता है। तो यहाँ पर आपको दिया है ब्यूटेन। सो ब्यूटेन, यहाँ पे आपको ब्यूटेन दिया है, तो आप देखिए ब्यूटेन यहाँ पर जो होमोलोगस सीरीज है यहाँ पर वो अल्केन है, तो यहाँ पर दूसरा अल्केन कौन है, पेंटेन है, पेंटेन। सो पेंटेन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, जिसकी प्रॉपर्टी ब्यूटेन के साथ ही मिलती हो। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मेंबर्स इन ए होमोलोगस सीरीज इन अल्केन इन टर्म्स ऑफ अ मॉलिक्यूलर मास एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स इज व्हाट। अभी जैसे मीथेन CH4, मीथेन के बाद इथेन आता है C2H6। अब ये दोनों के बीच में डिफरेंस कितना, यही पूछा है। सो डिफरेंस होगा कितना, CH2 का डिफरेंस है, कार्बन का एटॉमिक मास 12U और 2 हाइड्रोजन है, एटॉमिक मास 2U, सो टोटल 14U हो गया। तो डिफरेंस इधर CH2 होगा या फिर 14U होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हमको दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर 1,
14 AMU एंड CH2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है द कंपाउंड ऑफ CH3, यहाँ पे आपको एक कंपाउंड दिया है CH3CH ब्रैकेट OH CH3 बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग होमोलोगस सीरीज। ये कंपाउंड किस होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है? तो आप शायद इसे थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे बीच पे हाइड्रोक्साइड OH है, जिसका मतलब होता है अल्कोहल। OH का मतलब होता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो इसका मतलब ये जो होमोलोगस सीरीज है ये अल्कोहल है, अल्कोहल होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पे हम वापस आ जाते हैं। Which of the following is not the property of homologous series? इनमें से कौन एक होमोलोगस सीरीज का प्रॉपर्टी नहीं होता? तो ऑप्शन 1 दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी, बिल्कुल सही, बिल्कुल ही सही। ऑप्शन नंबर 2 दे डिफर बाय 14 यूनिट्स बाय मास, बिल्कुल सही, हमने अभी देखा था। उसके बाद दे ऑल कंटेन डबल बॉन्ड, दे कैन रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला। होमोलोगस सीरीज का एक जनरल फार्मूला होता है, लेकिन डबल बॉन्ड, दे ऑल कंटेन डबल बॉन्ड। होमोलोगस सीरीज के अंदर जितने भी कंपाउंड्स बनते हैं सब में डबल बॉन्ड हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकेंड मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज हैविंग जनरल फार्मूला CnH2n+2। अब ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ये अल्केन का जनरल फार्मूला है। अब इसका सेकेंड मेंबर पूछा है तो हमें तो पता है भाई, हम तो इसका जवाब बहुत ही बढ़िया तरीके से दे सकते हैं, क्योंकि पहला मेंबर जो होता है वो होता है मिथेन, दूसरा मेंबर होता है इथेन। ठीक है, सो दिस इज आवर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, स्टडी द गिवन फ्लो चार्ट एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है, पायरुविक एसिड है, और पायरुविक एसिड ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, इथाइल अल्कोहल और एनर्जी मिलता है आपको। तो सवाल में क्या पूछा है पहले इसको तो हम समझते हैं। देखिए, आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। एक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, वाई को कीजिए और जेड को कीजिए। सो देखो, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये पायरुविक एसिड में बदलता है, कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। इसे हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है एक्स वो ग्लाइकोलाइसिस हो जाएगा। चलिए फिर दूसरे आंसर की तरफ हम भागते हैं, और वाई को थोड़ा सा देखिए ध्यान से। पायरुविक एसिड वाई में कन्वर्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो ये तो भाई हमें एरोबिक रेस्पिरेशन में ही मिलता है, क्योंकि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में हमको अल्कोहल मिलता है और लैक्टिक एसिड मिलता है। तो इसका मतलब हमारा जो वाई का आंसर हो जाएगा वो बिल्कुल ही एरोबिक रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, सो देखिए वाई कहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन दिया है? ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 भी दिया है, 2 हमको दिया है। सो 3 और 4 में से कोई आंसर होगा। चलिए फिर
जेड की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं कि जेड क्या है। चलिए फिर ये जेड में क्या होता है, ये तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। एंड ये अल्कोहल यहाँ पे बना है तो इसको हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो ये अनएरोबिक रेस्पिरेशन है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी। तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े, बहुत ही The process X occurs in dash and Y occurs in dash part of the cell। तो यहाँ पे जो हमने देखा था ये तो वही क्वेश्चन आपको पूछ दिया है। X कहाँ पे होता है? X होता है साइटोप्लाज्म में और Y होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2, साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सी में। इन which of these organisms the process Z takes place। सो जेड जो प्रोसेस था वो कहाँ पे, वो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता था। और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहाँ पे होता है? ईस्ट में होता है। ठीक है, नेक्स्ट। इन which part of human body do the process Z takes place। जेड जो होता है वो होता है अनएरोबिक रेस्पिरेशन। और अनएरोबिक रेस्पिरेशन ह्यूमन बॉडी में कौन से सेल में होता है? एंड द आंसर इज मसल सेल। जब हम हेवी एक्सरसाइज करते हैं वहाँ पर मसल सेल अनएरोबिक रेस्पिरेशन ही करता है। सही है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। Where does aerobic respiration occur in a cell। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पे होता है? तो एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे आते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द पीरियडिक टेबल आंसर एनी ऑफ द 4 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे एक आपको पीरियडिक टेबल दिया है और आपको आंसर देना है। Which of the most रिएक्टिव मेटल, इन सभी में से सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है? ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, तो ये तो ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 13 14 15 16 17। सो ग्रुप 1 में तो मेटल है, तो मेटल में से सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव होगा? ये जेड होगा, क्योंकि ग्रुप 1 में जितना हम नीचे जाएंगे हमको हाई रिएक्टिव मेटल नीचे ही मिलता रहेगा। सही है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द फैमिली ऑफ फ्लोरीन QRT ऑल्सो इज नोन एज डैश। तो ये जो ग्रुप 17 को हम क्या कहते हैं? ग्रुप 17 को हम कहते हैं हालोजेन फैमिली, क्योंकि ये सब सॉल्ट बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ऑप्शन नंबर सी। Which of these represent the correct element for each of group 2 and group 15। सो ग्रुप 2 को कौन रिप्रेजेंट करता है? देखो, ग्रुप 2 को जो रिप्रेजेंट करता है वो करता है मैग्नीशियम Mg, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 282। आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये ग्रुप 2 का ही मेंबर है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 15। ग्रुप 15 को कौन रिप्रेजेंट करेगा? देखिए आप, ग्रुप 15 को यहाँ पर जो रिप्रेजेंट करेगा वो हो जाएगा आपका नाइट्रोजन हो जाएगा।
क्योंकि ग्रुप 15 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 5 है। आउटर सेल में यहाँ पे आप देखिए, आउटर सेल में अगर 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो हम वहाँ पे 10 को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 से ज़्यादा। 5 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 से ज़्यादा, तो यहाँ पे 10 को ऐड कर दीजिए, आपको मिल जाएगा 15। इसका मतलब जो नाइट्रोजन है वो ग्रुप 15 में प्लेस किया जाएगा सबसे ऊपर। सो दिस इज नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, दे आर नोन एज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये एक ग्रुप को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हुए आगे आएंगे। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द एलिमेंट P प्लेस्ड बिलो कार्बन। अब ये कार्बन के नीचे जो प्रेजेंट है इसका नाम क्या है। देखो, कार्बन के नीचे जो प्रेजेंट है दैट इज सिलिकॉन। कार्बन जो है, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। तो और सिलिकॉन का कितना होगा, सिलिकॉन का डेफिनेटली हो जाएगा, ये जो 6 है ये 2 4 है, तो सिलिकॉन का कितना हो जाएगा। सो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 4, और इसके बाद जो भी आएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 होगा। सो ये 14 हो गया। सो 14 का मतलब क्या है, 14 का एटॉमिक नंबर जो होता है वो सिलिकॉन का ही होता है। सो दिस इज आवर राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम आते हैं। नहीं, ये तो खत्म हो गया था। यहाँ पे है, कंपेयर x एंड p विथ रिस्पेक्ट टू साइज ऑफ एटम। सो x को और p को हमें कंपेयर करना होगा। x है यहाँ पे, p है यहाँ पे। हम लेफ्ट से अगर राइट को जाएंगे तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा और साइज ऑफ द एटम वो घटेगा। तो यहाँ पर इसको अगर मैं इससे रिप्रेजेंट करूँगा, ये अगर x होगा मेरा, x का साइज, तो p का साइज मेरा कुछ होगा ऐसा। ठीक है, चलिए ऑप्शन में क्या दिया है, x इज बिगर इन साइज दैन p। तो पहला ऑप्शन दिया है x इज बिगर दैन p, x इज स्मॉलर, x इज सेम, नॉन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमने अभी देखा x का साइज और ये p का साइज। ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज साइज ऑफ p। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बढ़ेंगे। ये तो एक बहुत ही बड़ा पैसेज दे दिया रे। तो चलिए आप इस पूरे पैसेज को मेरे लिए पढ़ लीजिएगा, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर समझा देता हूँ। ठीक है, तो ठीक है फिर। It is necessary to conserve our environment. Which of these is the reason to conserve our environment? हमें हमारा एनवायरनमेंट को कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, which of these is the reason to conserve our environment? हमें अपना एनवायरनमेंट को कंजर्व क्यों करना चाहिए। पहला ऑप्शन, टू सेव वाटर, टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस, टू सेव ओजोन लेयर, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर ऑल ऑफ दिस होगा, क्योंकि सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रीन एंड ब्लू डस्टबिन सिग्निफाइज फॉर व्हाट। ग्रीन डस्टबिन का और ब्लू डस्टबिन का काम क्या है। देखिए,
ग्रीन डस्टबिन होता है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से। आप प्लांट से याद कीजिएगा, जो प्लांट है प्लांट का कलर होता है ग्रीन और जो प्लांट होता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है। क्लियर है? और जो ब्लू है, ब्लू होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। ठीक है, सो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। व्हाई आर प्लास्टिक्स डिफिकल्ट टू रिसाइकल? प्लास्टिक डिफिकल्ट क्यों होता है रिसाइकल के लिए? क्योंकि प्लास्टिक इज मेड ऑफ कंप्लीटली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर रेजिन्स। प्लास्टिक हार्ड होता है, प्लास्टिक तो जनरली हार्ड ही होता है। डिफरेंट साइजेस ऑफ प्लास्टिक, ये कोई बात नहीं हुई। प्लास्टिक इज वेरी एडेसिव इन नेचर, प्लास्टिक एडेसिव नहीं होता। और ऑप्शन 4 हो जाता है आपका बिल्कुल सही। क्लियर है? चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। इन द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ मटीरियल्स व्हिच ग्रुप कंटेन्स ओनली नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम? तो इनमें से कौन बिल्कुल ही नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो थोड़ा सा ध्यान से आप इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, वुड, पेपर, लेदर बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, ग्रास, यहाँ पे ग्रास है बायोडिग्रेडेबल, पॉलिथीन, डिटर्जेंट, पीवीसी नॉन बायोडिग्रेडेबल, प्लास्टिक, बेकेलाइट, डीडीटी नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब ऑप्शन 2 और 4 कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर 4 पे। सो दिस इज आवर राइट आंसर। तो क्वेश्चन ई पे हम आते हैं। व्हिच ऑफ दीज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट्स जनरेटेड डेली इन किचन कैन बी रिसाइकल्ड? ये वो कौन सा वेस्ट है जो हमारे किचन से जनरेट होता है और जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो प्लास्टिक कंटेनर और वेजिटेबल नहीं वेजिटेबल वेस्ट तो नहीं, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक कंटेनर, ये दोनों और ये दोनों ही ऑप्शन 4 में है। तो ऑप्शन 4 इज आवर राइट आंसर। तो आज के लेक्चर के लिए यहाँ तक, और नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे। सो तब तक के लिए आपको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए फिर मिलते हैं।